Everyone, let's begin with the political ideology of Marxism for UPSC PSIR. सो इस आइडियोलॉजी का मेन आइडिया ये है कि हम जितने भी इंसान हैं हमारी ज़िंदगी में कुछ important significant domains हैं, like political domain, then economic domain, फिर उसके बाद social domain, फिर personal domain and then psychological domain. ये हमारी लाइफ के इम्पॉर्टेंट डोमेन्स हैं जिनमें कहीं किसी भी कल्चर का इंसान हो, किसी भी नेशनैलिटी का इंसान हो, वो इन सब से डे टू डे बेसिस पे डील करता है। अब ये है कि हम सब लोग, दुनिया के सारे लोग, हम सब लोग जिंदा रहने के लिए दिन में कोई ना कोई काम करते हैं। देयर इज अ वर्क, और उसके पीछे हमारा आइडिया यही होता है कि जब काम करेंगे तो उसकी वजह से पैसा आएगा, और पैसा आएगा उसकी वजह से जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें मटेरियल कंडीशंस हैं वो फुलफिल होंगी, और फिर फ्यूचर जनरेशन के लिए एक इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा। यही आइडिया है और यही पूरी दुनिया के सारे लोग किसी में डील करते हैं। अब जब मार्क्सिज्म की बात करते हैं तो मार्क्सिज्म जो है कोई इकोनॉमिक आइडियोलॉजी नहीं है, कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडियोलॉजी है जो इंसान के सारे जो ज़रूरी डोमेन्स है सबके साथ डील करती है। क्योंकि कारण ये है कि अगर सब लोग काम कर रहे हैं तो सभी लोगों की जो विशेस हैं, रीजनेबल विशेस या रीजनेबल जो डिमांड है वो फुलफिल हो जानी चाहिए। लेकिन ये रीजनेबलनेस जो है ये सिस्टम के अंदर नहीं है, जबकि सिस्टम हैज मिजरी, द इकोनॉमिक मिजरी, पॉलिटिकल मिजरी, साइकोलॉजिकल मिजरी, इमोशनल मिजरी, सोशल मिजरी। तो इन मिजरी की बात करते हैं। जैसे इकोनॉमिक स्पेयर में देखें, इकोनॉमिक डोमेन में देखें तो वेल्थ इनइक्वलिटी बहुत है। काम सब कर रहे हैं फिर भी जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, उसके अंदर फर्क बहुत ज़्यादा है, गैप्स बहुत ज़्यादा है। फिर यही सेम पॉलिटिकल स्पेयर की बात करें कि चलो इकोनॉमिक ठीक है, फिर पॉलिटिकल स्पेयर के अंदर भी वही बहुत सारे गैप्स हैं, और सेम यही चीज़ जो है डाउन द लाइन ये ट्रांसफर होती रहती है, हाँ, इन्फिल्ट्रेट होती रहती है अदर डोमेन्स के अंदर। सोशल डोमेन जो है यही, अगर पॉलिटिकली आप साउंड नहीं हो, इकोनॉमिकली साउंड नहीं हो, तो फिर जो सोशल डोमेन है आपका, सोशल स्टेटस है, सोशल प्रेस्टीज है, या सोशल कह सकते हैं सोशल करेंसी जो है आपकी वो बहुत लो होगी। उसकी वजह से पर्सनल आपकी लाइफ जो है वो मिजरेबल होगी, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल मिजरी होगी। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ जुड़ा हुआ है वर्क से, और यही है कोर मार्क्सिज्म का। तो ये है कि अगर सभी के सभी वर्क कर रहे हैं, क्योंकि हर कोई इंसान जो सुबह उठता है, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो बीच का टाइम जो होता है, जितने भी घंटे आप कहें, जैसे लेट्स से हमारे पास वो 18 आवर्स हैं, है ना, 18 आवर्स ऑफ एक्टिविटी। अब उस एक्टिव लाइफस्टाइल में कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। हर इंसान की, जितने भी लोग हैं, मैक्सिमम लोग कह सकते हैं, ज़्यादातर लोग वो किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। पर फिर भी उस इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के बाद भी उनका जो रेम्यूनरेशन है वो रीजनेबल नहीं है, वो रेसिप्रोकेटिव नहीं है। तो यहाँ पे इस अनइक्वल रेसिप्रोकेशन की वजह से, रेसिप्रोकेशन यहाँ पे रिजल्ट, इक्वल रिजल्ट, तो इक्वल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। वो रेम्यूनरेशन, वो पैसा जो उनको आना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी से वो नहीं आ रहा है। और फिर इसी के साथ बाकी सब जितनी भी जो डोमेन्स जुड़े हुए हैं उनमें प्रॉब्लम होती है। क्योंकि ये आप समझ सकते हैं कि जब जिंदगी में आप वो पैसा नहीं रहेगा, बहुत सारा काम करने के बाद भी बहुत कम पैसा आ रहा है, तो फिर आपकी लाइफ के जो बाकी एरियाज हैं वो कभी भी साउंड नहीं हो सकते। तो यही यहाँ पे जो सारी चीज़ जो है मार्क्सिज्म की वो इसी के अराउंड रिवॉल्व होती रहेगी कि जो गैप है, जो वेल्थ इनइक्वलिटी है, इसी वेल्थ इनइक्वलिटी की वजह से ये जो चीज़ है ये बन जाती है सिस्टेमिक। ये एक्सप्लॉइटेशन जो है, जो मिजरी है, सो दिस मिजरी इज सिस्टेमिक इन नेचर। और फिर यही जो वेल्थ इनइक्वलिटी है, इट क्रिएट्स पावर इम्बैलेंस। जब इकोनॉमिक पावर में इम्बैलेंस होंगे तो वही इकोनॉमिक पावर, इट विल
इन्फिल्ट्रेट इनटू द पॉलिटिकल डोमेन। जिनके पास पैसा है वो पॉलिटिकल पावर अपने पास कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और फिर वही चीज़ जो है एक विशियस लूप के अंदर बन जाएगी कि वो फिर उसी जो इनइक्विलिटी है, उस पावर इम्बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो इनइक्विलिटी सिस्टेमिक बनाएंगे, उसको मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। और यही आइडिया फिर एक और जो मार्क्सिस्ट कैनवस है, कल्चरल हिगेमनी गिवन बाय अंतोनियो ग्राम्सी, वो आगे देखेंगे। तो यही फिर वो कल्चरल फ्रेमवर्क आ जाता है कि किस तरह से यही वेल्थ इनइक्विलिटी, यही इकोनॉमिक इनइक्विलिटी, it is sustained systematically by influencing the cultural ideas. So ये हो गया फ्रेमवर्क इसका बेसिक। अब स्टार्ट करते हैं। तो जो मार्क्सिज्म है, जो आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म, इसकी शुरुआत अगर देखें तो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म से पहले भी, मैं आपको एक बार, क्योंकि मैं एंथ्रोपोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, तो मैं आपको एक आइडिया देना चाहूँगा हमारी रेस का, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस दोनों जुड़े हुए हैं। क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी मैं वो पढ़ाता हूँ कि जो पॉलिटी है वो अल्टीमेटली वही स्टोन एज पीपल में पॉलिटी कैसे आई होगी, और वहाँ से वही पॉलिटी कैसे प्रोग्रेस हुई। तो सिंपल एक ब्रीफ आइडिया आपको देता हूँ कि हमारी जो पॉपुलेशन, जो प्रेजेंट होमोसेपियंस हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, सब के सब दे इवॉल्व आउट ऑफ द अफ्रीकन पॉपुलेशन। एंड अफ्रीकन पॉपुलेशन जो है, इट इवॉल्व इन अफ्रीका 300,000 ईयर्स अगो। तो हम सब जितने भी लोग हैं, वी ऑल ऑफ अस, वी आर डिसेंडेंट ऑफ दोज अफ्रीकन होमोसेपियंस। फिर उसके बाद अराउंड 70,000 ईयर्स अगो यही अफ्रीकन होमोसेपियंस जो है, दे स्टार्टेड माइग्रेटिंग, दे स्टार्टेड मूविंग आउट ऑफ अफ्रीका। और फिर नेक्स्ट 20,000 ईयर्स, यानी अराउंड 50,000 ईयर्स अगो, दे कॉलोनाइज द होल अर्थ। यानी आज हम जहाँ भी जितने भी लोग हैं, हम सब उसी माइग्रेशन की वजह से है। अब इस टाइम पे जो भी होमोसेपियंस थे, मोस्ट ऑफ देम वर हंटर गैदरर्स, और उस स्टेज को बोलते हैं पेलियोलिथिक। और आप लोग यूपीएससी के भी स्टूडेंट हैं, तो ये हिस्ट्री के अंदर, जीएस के अंदर कहीं ना कहीं ये क्रॉस करेगा। तो पेलियोलिथिक मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। तो यहाँ पे ये जो लोग थे, our ancestors, so those homo sapiens, those hunter gatherers, they migrated in the one of the worst climatic episode in our on our earth, which is Pleistocene epoch, जो प्रेजेंट होलोसीन इपोक के पहले था। तो प्लेस्टोसीन इपोक, इसमें क्लाइमेटिक इंस्टेबिलिटी थी, आइस एजेस हुआ करती थी, जो आप मूवीज वगैरह देखते हैं, सुनते हैं। तो आइस एजेस का वो टाइम था, और उन आइस एजेस की वजह से जो ओल्ड स्टोन एज पीपल जो है, वो काफ़ी टाइम तक वो उसी बैकग्राउंड के अंदर, उसी सिचुएशन में रहे कि किसी तरह से सरवाइव करना है। फिर ये हुआ कि यही स्टोन एज के, ओल्ड स्टोन एज के बाद अराउंड 11,700 ईयर्स अगो, उस टाइम क्लाइमेट बिकेम स्टेबल, और यहीं से अर्थ में एक जियोलॉजिकल इपोक शुरू हुआ नया, जिसको बोलते हैं होलोसीन इपोक। अब इस इपोक की वजह से क्लाइमेट बिकेम स्टेबल, क्लाइमेट स्टेबल हुआ, वार्म हुआ। उसकी वजह से वेजिटेशन खूब आई, मरीन एंड एक्वेटिक रिसोर्सेज, सो वाटर प्लस वेजिटेशन दोनों ही अवेलेबल थे। तो जो होमोसेपियन एंसेस्टर्स थे, हंटर गैदरर्स, नाउ दे स्टार्टेड सेटलिंग। और बाय नियोलिथिक, विच मीन्स अराउंड 7,000 BC, यही हंटर गैदरर्स जो है, दे स्टार्टेड सेटलिंग देमसेल्फ इन परमानेंट सेटलमेंट। अब परमानेंट सेटलमेंट मतलब उसके साथ आ गया एग्रीकल्चर प्लस डोमेस्टिकेशन, मतलब खेती बाड़ी हो गई। फिर एनिमल डोमेस्टिकेशन, एनिमल हस्बेंड्री, वो भी शुरू हो गई। फिर टूल्स वगैरह है, वो भी थोड़ा स्पेशलाइज हो गए। पॉटरी वगैरह वो भी आ गई। स्टोरेज, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर है तो स्टोरेज भी आएगा। कुल मिला के इस टाइम तक सरप्लस होने लग गया। ये भी एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि यहीं से जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है और ये जो मॉडर्न पॉलिटी है, वो यहीं से शुरू होती है। क्योंकि अगर हम हंटर गैदर्स रहते, हम नोमैडिक रहते, तो कभी पॉलिटी, ये जो पॉलिटिकल साइंस है, जो हमारा कल्चरल एवोल्यूशन है, उसको आने का सवाल ही नहीं होता। तो ये जो सरप्लस आया,
उस सरप्लस की वजह से नॉन फार्मिंग कम्युनिटी बढ़ने लग गई। ये तो आप समझ सकते हैं कि अगर अब सर्वाइवल की चिंता नहीं है, जो नदियां हैं, एल्यूवियल प्लेन्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे वेजिटेशंस हैं। वीट हो गया, बार्ले हो गया, पल्सेस हो गए, मिलेट्स हो गए, और लेंटिल्स हो गए। तो इस तरह की बहुत सारे धान और अनाज उग सकते हैं। तो उसकी वजह से सर्वाइवल जो है वो बिल्कुल इंश्योर हो गया, उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो यानी बहुत ही कम लोग जो है वो एग्रीकल्चर का काम कर सकते हैं, बाकी जितने भी लोग हैं नॉन फार्मिंग कम्युनिटी, वो कुछ ना कुछ और काम करने लग गई। तो यहाँ से फिर जितने भी ये जो बताया आपको, टूल्स हो गए, पॉटरी हो गए, स्टोरेज हो गए, इनके अंदर डेवलपमेंट बनना शुरू हो गए। इसको बोलते हैं क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, कि अब कुछ जो नॉन फार्मिंग कम्युनिटी जो है वो अपना इधर इधर काम करने लग गई। फिर धीरे धीरे स्टोन टूल्स के साथ मेटल आया। फर्स्ट मेटल जो है वो कॉपर है। फिर कॉपर के बाद फिर कॉपर से ब्रॉन्ज आया। ब्रॉन्ज के बाद आयरन आया, ब्रास आया, और फिर बाकी स्टोरी आप जानते हैं कि जो मॉडर्न पॉलिटी या जो मॉडर्न पॉलिटिकल इकोनॉमी है वो किस तरह से बढ़ती गई। तो यानी हर एक सक्सेसिव इनोवेशन या इन्वेंशन के बाद जो नॉन फार्मिंग कम्युनिटी है, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन है, वो बढ़ता गया। और इसी के साथ हर जो एक नया इन्वेंशन है वो एक नई इनइक्वालिटी लाने लग गया। कि जैसे जैसे जो सबसे पहले जिनके पास कॉपर था या जो कॉपर में ट्रेड कर रहे थे, तो उनके जो हाउसेज वगैरह हैं वो अब नॉर्मल पॉपुलेशन से अलग बनने लग गए, उनके पास ज़्यादा पावर आने लग गई। फिर ये ऐसे ही डाउन द लाइन जितने भी इन्वेंशंस हुए, जितने भी एक्यूमुलेशंस हुए, तो इसी तरह से पावर जो है अब उसमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है वो सामने आने लग गई। यही इकोनॉमिक डिस्पैरिटी फिर आते आते इसके बाद आयरन एज हुआ। आयरन एज के बाद फिर मिडिवल एज की बात करते हैं। तो मिडिवल एज में फिर वही चर्च और जो रॉयल्टी है, जो डिवाइन राइट ऑफ किंग, उसके अकॉर्डिंग चर्च और जो रॉयल हाउसेज हैं उनके बीच में ही पावर रही। लेकिन मिडिवल यूरोप के अंदर या मिडिवल टाइम के अंदर एजुकेशन थी नहीं। वही रिलीजन का जो अनहेल्दी इन्फ्लुएंस था, रीजनिंग, रैशनैलिटी, इंडस्ट्रियलिज्म, टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब नहीं था। तो फिर आया एनलाइटमेंट एंड रेनेसा, उसके साथ ही रीजन, रैशनैलिटी, साइंटिफिक थॉट, ये सब आए तो इन्वेंशंस और हुए, डिस्कवरीज हुई। उसके साथ फिर यही है कि जब टेक्नोलॉजी और बढ़ने लग गई, साइंटिफिक टेम्पर बढ़ने लग गया, तो नए नए इन्वेंशंस हुए। और नए इन्वेंशन के साथ वही जो इन्वेंशंस जो है या वही जो इनोवेशंस जो है, अब उनका मास प्रोडक्शन होने लग गया। तो यहाँ से फिर मॉडर्न जो इकोनॉमी है वो यहाँ से बनने शुरू हो गई, मास प्रोडक्शन से। यानी जो सिमिलर पेटेंट है जो किसी भी साइंटिस्ट ने करवाया, वही साइंटिस्ट का पेटेंट जो है इट वाज बॉट, और फिर उसी को किसी भी एंटरप्रेन्योर ने अपने लिए ले लिया, उसी को मास प्रोड्यूस किया, और वही जो पॉपुलेशन है उसको अवेलेबल करवाया, और इसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो इंडस्ट्रियल जो एरा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें जो ओल्ड जो मिडिवल सोसाइटी है वो तो गायब हो गई। लेकिन उसके साथ ही जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें सिर्फ कुछ ही लोग जो है वो वेल्दी हुए। यानी साइंटिफिक थॉट आने के बाद, मॉडर्निटी आने के बाद ऐसा है कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सब लोग जो है या मैक्सिमम लोग जो है उनकी लाइफ में कुछ चेंज आना चाहिए। जबकि सिर्फ कुछ ही लोग अमीर हो रहे थे, बाकी लाखों लोग, करोड़ों लोग जो है वो अपनी जिंदगी बहुत ही खराब जिंदगी जी रहे थे। दे had to work long hours, they were paid low wages, and they often work in dangerous conditions. चाइल्ड लेबर था, चाइल्ड जो है वो माइंस के अंदर भी काम करते थे, डेंजरस एंड अनहेल्दी कंडीशंस में वीमेन भी काम कर रही थी। तो इसी के टाइम पे फिर जो मॉडर्न पॉलिटी है इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान, इसमें दो तरह के क्लीवेजेस दिखने लग गए। फर्स्ट क्लीवेज या फर्स्ट क्लास जो है, इट इज द प्रोलेटारिएट, विच मीन्स द वर्किंग क्लास। और जो सेकंड जो क्लास है, द बूर्जुआ, विच इज द ओनर क्लास, दोज हु कंट्रोल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो सोसाइटी जो है, इट हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन द ओनर क्लास एंड द वर्किंग क्लास। तो यहाँ पे फिर यही चीज सामने आने लग गई
कि जो आइडियाज तो चेंज हो रहे हैं, साइंटिफिक रिवोल्यूशन आ रहा है, लेकिन अ, उसी के साथ रियल जो है, जो 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 चेंजेस जो है, जो फॉर्मल चेंजेस तो हो रहे हैं, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सब दिख रहे हैं, बट इन रियलिटी पीपल आर स्टिल मिजरेबल। और यही मिजरी जो है हर एक डोमेन के अंदर दिख रही है, जो आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था। और साथ में ये कंडीशन जो है डे बाय डे और बुरी होती जा रही है, कि अनएम्प्लॉयमेंट है, हंगर है, हाउसिंग कंडीशन नहीं है, एजुकेशन नहीं, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। कुल मिला के जिंदगी के जितने भी इंपॉर्टेंट पड़ाव है, वो सब के सब मिजरेबल होने लग गए। तो यहाँ से फिर ये चीज़ समझ में आने लग गई, स्पेशली यंग पॉलिटिकल थिंकर लाइक कार्ल मार्क्स, कि सिर्फ फॉर्मल राइट्स हैं या फॉर्मल पॉलिटिकल इक्वालिटी जो है, इससे लाइफ चेंज नहीं होगी। यानी डेमोक्रेसी विदाउट इकोनॉमिक जस्टिस, इट इजंट फ्रीडम एट ऑल। और आगे थोड़े 3-4 चैप्टर के बाद और देखेंगे कि इसका उल्टा भी ट्रू है, कि अगर इकोनॉमिक फ्रीडम हो लेकिन पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं हो, तो भी वो मीनिंगलेस है। यानी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फ्रीडम दोनों एक साथ होनी चाहिए। तो फिर और ये जो टाइम था जो था सिमिलर इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसमें फिर इंटेलेक्चुअली भी बहुत सारे रिवोल्यूशनरी आइडियाज आने लग गए, बहुत सारे क्वेश्चंस करने लगे कि फ्रीडम क्या है, और जो हिस्ट्री है, जो लाइफ की जो ट्रेजेक्ट्री है, वो किसके हाथ में है, इलीट्स के हाथ में है कि ऑर्डिनरी पीपल के हाथ में है। और इक्वालिटी, जो रियल सोसाइटी की हम बात करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग जो है हम होमोसेपियंस हैं, एंड स्टिल जो पहले इवॉल्व हुए थे वही है हम, बेसिकली जो जैसी दूसरी लाइफ फॉर्म होती है वैसे ही है। तो जब हम सब लोग जो है वो इफ वी आर बोर्न फ्री, तो फिर ये जो स्लेवरी है, ये जो मिजरी है, ये क्यों है? और जिसका आइडिया यही है, इसका रीजन ये है कि ये जो इनइक्वलिटी है, ये सिस्टेमिक है। फिर एक और नया पड़ाव आया इसी मार्क्सिस्ट थॉट के अंदर, विच इज रेवोल्यूशन ऑफ 1848, और इस रेवोल्यूशन को स्प्रिंग टाइम ऑफ नेशंस भी कहते हैं। तो यहाँ भी सेम वही चीज़ है, 1848 यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो दिखने लग गए, कि पॉलिटिकली लोगों को तो पावर दे दी, बट फिर भी पावर जो है अभी भी किंग्स एंड एरिस्टोक्रेट्स के हाथ में थी। और फिर इकोनॉमिक मिजरी भी उनको फेस करनी पड़ रही थी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, ये सब सारे इश्यूज जो है, एंड देन दे हैड टू पे हैवी टैक्सेस। तो फिर सबसे पहले ये स्पार्क जो है, जो कॉमन पीपल है, उन्होंने ये चीज शुरू की थी। सो फर्स्ट दिस रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन पेरिस, और यहाँ पे किंग लुई फिलिप, ही हैड टू फ्ली। और फिर जो कॉमन लोग जो हैं, वर्कर्स, स्टूडेंट्स, मिडिल क्लास पीपल, वो उन्होंने फिर दे फॉर्म द सेकेंड रिपब्लिक। फिर यही आइडियाज जो है धीरे धीरे यूरोप में जगह जगह, जर्मनी के अंदर, ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंदर, इटली के अंदर, यहाँ इन सब जगह पे यही आइडियाज जो है वो धीरे धीरे स्प्रेड होने लग गए। लोग जो हैं, जो कॉमन पीपल, दे स्टार्टेड टेकिंग पावर इन देयर ओन हैंड, शॉर्ट लिव्ड रिपब्लिक्स वर फॉर्म। लेकिन फिर ये है कि ये जो जितने भी रिवोल्यूशंस जो हैं, ये बर्स्ट जो है ना, दे कुड नॉट होल्ड द स्पार्क फॉर लॉन्ग, क्योंकि इंटरनल डिविजन्स थे। जैसे कॉमन पीपल में जो वर्कर्स थे, दे वांटेड जस्ट इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म, नॉट द रेडिकल रिफॉर्म। फिर यही मिडिल क्लासेस की भी बात करते हैं, दे जस्ट वांटेड द पॉलिटिकल राइट्स, बट उनको भी रेवोल्यूशनरी आइडियाज नहीं चाहिए थे। और पेजेंट्स जो हैं, उनको सिर्फ जो उनके फ्यूडल बर्डन्स हैं उनसे मतलब था। तो फिर इन्हीं डिविजन्स की वजह से ये जो रिवोल्यूशन है ये ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाई। खैर, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि मार्क्सिस्ट पे इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस किसके थे। तो फर्स्ट इन्फ्लुएंस है जर्मन फिलोसफी का, एंड जर्मन फिलोसफी स्पेशली द डायलैक्टिक्स। डायलैक्टिक्स का मतलब है कि टू रिजॉल्व द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन ऑपोजिट्स एंड कम अप विद अ न्यू इंटरप्रिटेशन। ये सिंपल सा आइडिया है डायलैक्टिक्स का, कि कोई भी एक इवेंट है, कोई भी एक ट्रुथ है, कोई भी एक इंटरप्रिटेशन है, उसका एक ऑपोजिट इंटरप्रिटेशन भी होगा, ऑपोजिट इवेंट या ऑपोजिट ट्रुथ भी होगा। और यहाँ पे इन दोनों जो ऑपोजिट आइडियाज हैं, इनके टेंशन को और इनके इंटरप्रिटेशन को
इनको अगर रिजॉल्व करें देन वी विल गेट अ न्यूअर इंटरप्रिटेशन। दैट्स व्हाट डायलेक्टिक्स इज। और फिर मार्क्सिस्ट थॉट के लिए इसमें आइडिया ये है कि जो हिस्ट्री है इट ऑफन मूव्स थ्रू कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन। ये सेम जो आइडिया है, आप अगर और फिलॉसफी वगैरह देखेंगे तो हीगल का आइडिया है, दैट इज थीसिस एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। वही सेम आइडिया है। थीसिस एंड एंटीथेसिस मीन्स टू ऑपोजिट आइडियाज, एंड देन सिंथेसिस इज द न्यूअर इंटरप्रिटेशन। तो यहाँ पे सेम यही है कि हिस्ट्री के अंदर भी ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, अपोजिट साइड्स हैं, और इन्हीं से जब ये आइडियाज क्लैश होते हैं तब नए आइडियाज आते हैं। तो यहाँ पे मार्क्सिज्म है, उसमें एक नया आइडिया आया उस दुनिया को देखने का। इस पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, जो जो लाइफ है, उसमें समझने के लिए एक चीज नहीं आई कि जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, यानी जो आइडियाज के अंदर जो ऑपोजिट्स हैं, तो वो ऑपोजिट्स जनरेट कहाँ से हो रहे हैं। मीन्स जैसे जैसे अभी बात की थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से सिर्फ कुछ लोग अमीर है, वर्किंग क्लास अमीर है, बाकी लोग जो है वो इकोनॉमिकली मिजरेबल है। तो यहाँ पे दो ऑपोजिट आइडियाज हो गए, है ना। फैबुलेंस एट वन साइड एंड देन डीप इकोनॉमिक मिजरी ऑन द अदर साइड। तो ये जो दो ऑपोजिट्स हैं, ये आए कहाँ से? तो यही जो मार्क्स जो है, ही केप्ट स्क्राउंजिंग एंड देन ही फिगर्ड आउट दैट अल्टीमेटली ये जितने भी आइडियाज हैं उनका जो बेसिस है इट इज द मटेरियल कंडीशन। अदरवाइज मटेरियल कंडीशन अगर सही है तो फिर कौन सा आइडिया कितना अफेक्ट कर रहा है वो इतना मैटर नहीं करता। अगर सबको, है ना, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सबको जो रीजनेबल विशेस जो हैं वो फुलफिल हो रही है, तो दे आर सेटिस्फाइड विद देयर वर्क एंड देयर इकोनॉमिक रेम्यूनरेशन, तो फिर पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, यूनिवर्सली क्या आइडियाज हैं उनको लेकर कोई ज़्यादा परेशान नहीं होगा। तो अल्टीमेटली मटेरियल डिस्पैरिटी होती है, तभी जाके ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, ये फ्रिक्शंस पैदा होते हैं। फिर सेकंड इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस जो है वो है ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमी का। सो इंग्लैंड आप जानते हैं, इट वाज द सेंटर ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। जैसे मैनचेस्टर हो गया, लैंकाशायर हो गया। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने ये चीज स्टडी की कि आखिर कैपिटलिज्म वेल्थ कैसे जनरेट कर रहा है। जो ब्रिटिश इकोनॉमी है, ब्रिटिश इंडस्ट्रीज हैं, वो प्रॉफिट्स, वेल्थ वगैरह वो जनरेट कर कैसे, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है उसकी पाइपलाइन चल कैसे रही है। तब उसको समझ में आया ये चीज कि अगर जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है इट इज वर्किंग, इट इज फनलिंग बाय सेलिंग द मास प्रोडक्शन, यानी मास प्रोडक्शन हो रहा है फैक्ट्रीज के अंदर, मास असेंबली हो रही है, और वहीं पे जो मैसिव आउटपुट है, वही मैसिव आउटपुट इट इज सोल्ड। तो यानी वो जो मैसिव प्रोडक्शन है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी ओनर्स जो है वो खुद तो करनी है। तो यहाँ पे दे आर वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स, जो ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अगर वर्कर्स ये सब प्रोड्यूस कर रहे हैं और वही प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बिक रहा है, तो उसमें फिर उसको बेचने के बाद जो भी उसका रिटर्न आता है, उस रिटर्न के अंदर बहुत सारी डिस्पैरिटी है कि वर्कर्स को बहुत कम मिलता है और उसका जो मैक्सिमम जो शेयर है, सरप्लस जो है, इट इज टेकन बाय द कैपिटलिस्ट एज अ प्रॉफिट। तो यहाँ से वो इनइक्वलिटी शुरू होती है, और यहाँ से फिर मार्क्स को समझ में आया कि दिस इज सिस्टेमिक, दिस इनइक्वलिटी और दिस अप्रोप्रिएशन इज स्ट्रक्चरल इन नेचर। जो थर्ड इन्फ्लुएंस है इट इज फ्रॉम फ्रेंच सोशलिज्म। और फ्रेंच सोशलिज्म के आइडियाज आप जानते हैं, लिबर्टी, पैटर्निटी, इक्वालिटी। तो कुल मिला के जो फ्रेंच सोशलिज्म है इट इज अबाउट सोशल जस्टिस। तो फिर यहीं पे मार्क्स ने he turned these French socialist ideas into scientific socialism। और यहीं पे फिर he talk about um, uplifting the life of the workers, the economic class।
और फिर ये है कि ये तीनों जो ट्रेडिशन है, तीनों इन्फ्लुएंसेस, जो कार्ल मार्क्स एंड फ्रीडरिक एंगल्स, दोनों ने फिर इन इन सब आइडियाज़ को लिया और फिर उन्हीं आइडियाज से दे केम अक्रॉस दीज डीपर क्वेश्चन कि इनइक्वलिटी है क्यों इस लाइफ में। जैसे हम लोग जो हैं आज वी टेक दिस होल इनइक्वलिटी फॉर ग्रांटेड, और वी अज्यूम द होल इनइक्वलिटी एज नेचुरल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया कि आखिर ये है कैसे, मतलब वर्कर भी काम कर रहे हैं और वर्कर भी काफ़ी सारा काम कर रहे हैं, और जो दिन में जितने भी घंटे होते हैं, एक्टिव आवर्स जो होते हैं वो जो ओनर्स हैं उनके लिए और वर्कर दोनों के लिए सेम है। कोई ऐसा है नहीं कि जो ओनर्स हैं उनको बहुत सारा कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा आवर्स उनको दिए हुए हैं। तो वर्किंग आवर्स, एक्टिव आवर्स दोनों के सेम है। और फिर आइडियाज़ में ह्यूमन इंजेन्युइटी, टेक्नोलॉजिकल इंजेन्युइटी, इनकी बात करते हैं तो भी इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। मतलब अगर एक ओनर का जो प्रॉफिट है और जो एक वर्कर को जो मिल रहा है, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है, जो अनरीजनेबल गैप है। तो ये इनइक्वलिटी है क्यों? फिर यह है कि जहाँ पे पोलिटिकली फ्री सोसाइटी है, वहाँ पे ये इनइक्वलिटी क्यों है? क्योंकि जो ब्रिटिश जो है उस टाइम पे ब्रिटेन ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट थी, और politically people were debating all those ideas relating to freedom, लेकिन इकोनॉमिकली वहाँ पे इनइक्वलिटी थी। फिर यह है कि इस तरह की क्राइसिस जो है कैपिटलिज्म में क्यों होती है? तो फिर अल्टीमेटली जो आंसर जो है मार्क्सिज्म का वो ये है कि ये जो भी इनजस्टिस है, ये जो भी मिजरी है, इट इज स्ट्रक्चरल इन नेचर, ये सिस्टेमिक है, एंड इट इज बिल्ट इन द वे वेल्थ इज प्रोड्यूस्ड एंड ओन्ड। जिसके पास इकोनॉमिक पावर है उसके पास यू नो ये उसके पास पॉलिटिकल पावर भी है, उसके पास स्ट्रक्चरल पावर भी है, और उसी उसी तरीके से ये जो इनइक्वलिटी है ये मेंटेन की जाती है। फिर अब कोर फाउंडेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो कोर प्रिंसिपल है वो है हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म। सो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म का मतलब ये है कि जिस तरह से लोग अपनी पैसा कमाते हैं, उसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। सोसाइटी, इनइक्वलिटी, सोसाइटी का फ्रेमवर्क, सोसाइटी का एग्जिस्टेंस, और जितने भी डोमेन्स है जो इंट्रोडक्शन में बताए थे, सब के सब वो डिपेंड करते हैं हाउ पीपल अर्न देयर लिविंग, विच इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यही कोर आइडिया है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का, कि अल्टीमेटली हिस्ट्री इज अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि जब ये कार्ल मार्क्स ने ये सब हिस्टोरिकल स्टडी की, तब उसको समझ में आया कि जब यूरोप के अंदर जो मिडिवल सोसाइटी का जो 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 फ्यूडल सोसाइटी थी, जो फ्यूडलिज्म, मेनोरियल सिस्टम, और जो नेक्सस है बिटवीन चर्च एंड किंग, जब वो खत्म हुआ और सोसाइटी इंडस्ट्रियलिज्म की तरफ बढ़ी, तो उसके साथ जो चेंज हुए, हिस्टोरिकली जो चेंज हुए, जैसे सिटीज में मोनार्कीज जो है वीकन, पार्लियामेंट एक्सपेंडेड, चर्च एंड रोमन एम्परर लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंसेस। तो ये जो जितने भी आइडियाज हैं, दे आर पैटर्न्स इन हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री का जो मूवमेंट है, ये हिस्टोरिकल मोबिलिटी है, इट इज गवर्न बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्योंकि फ्यूडल सिस्टम से इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, ये भी दिस इज स्टोरी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। और इसके अकॉर्डिंग मार्क्स ने कहा कि सोसाइटी इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी या इसी वे ऑफ प्रोड्यूसिंग वेल्थ में डिफरेंट स्टेजेस में बढ़ती है। फर्स्ट स्टेज जो है, इट इज प्रिमिटिव कम्युनिज्म। तो प्रिमिटिव कम्युनिज्म जो आपको सबसे पहले बताया था, पेलियोलिथिक, नियोलिथिक, बीजोलिथिक, इन सब सोसाइटी के अंदर। तो जो अर्ली ट्राइबल सोसाइटी है, इट वाज लार्जली एग्लिटेरियन। तो जितने भी जो भी ट्रिब्यूट था, जो भी गेन था, इट वाज शेयर्ड, एंड जो क्लास डिविजन्स थे वो नहीं। फिर यही इसके बाद सीधा हम आते हैं नेक्स्ट एंशियंट सिविलाइजेशन पे। तो स्लेवरी की बात करते हैं। तो एंशियंट सिविलाइजेशन आपको, जो अगर इंडियन कंटेक्स्ट में बात करें, तो आयरन एज के बाद की सोसाइटी, जहां से फिर ये डिफरेंसेस जो है ये विजिबल होने लग गए।
तो यहाँ पे फिर जो रूलिंग माइनॉरिटी है, मोनार्कीज हैं, किंग्स हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं, दे स्टार्टेड ओनिंग बोथ लैंड एंड पीपल। तो ये स्लेवरी वाली स्टेज। फिर थर्ड स्टेज जो है फ्यूडलिज्म, विच इज मिडिवल सोसाइटी यूरोप की। तो यहाँ पे फिर जो लॉर्ड्स हैं, जो मैनॉर्स हैं, वो फिर उनके पास जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं या वेसल्स हैं, उनके पास वो सारे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो डोमेन है, लैंडस्केप है, वो पूरा उनके हाथ में था। एक सिंपल सा आइडिया ये है कि मेनोरियल सिस्टम था। मेनोरियल सिस्टम के अंदर एक मेनोर के अंदर सब कुछ था। उसमें जो जो लॉर्ड है, उसके उसका खुद का खेत था, और फिर बाकी स्ट्रिप्स ऑफ लैंड थे जो फिर सर्फ्स को दे रखे थे। और ये सर्फ्स जो हैं, ये अपने अपने जो जो खेत हैं उनके अंदर काम करते थे। उन खेत से जो प्रोड्यूस आता वो इनका। और फिर जो लॉर्ड है, मेनोरियल लॉर्ड, उसने अपने अपने जो पर्सनल लैंड है वो सर्फ को दी है। उसके बदले में सर्फ को उस लॉर्ड के जो खेत हैं उनके अंदर फ्री काम करना पड़ता था। और फिर यही लॉर्ड जो है, ये उसी ट्रिब्यूट्स को फिर आगे जो भी किंग है, जो बड़े लॉर्ड्स हैं, उनमें भेजता था। इसको आप जो मॉडर्न पॉलिटी में जो जमींदार सिस्टम है उन उससे समझ सकते हैं। थर्ड स्टेज जो है वो मॉडर्न सोसाइटी में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे फिर जो फैक्ट्री ओनर्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं, दे कंट्रोल ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। फिर नेक्स्ट स्टेज बताया, अब ये यहाँ से फ्यूचर शुरू होता है कि फिर कैपिटलिज्म के बाद एक न्यू स्टेज आएगी, सोशलिज्म। तो सोशलिज्म इस स्टेज के अंदर जो वर्कर्स हैं, जो भी दोज पीपल हु आर एंगेज इन एनी काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, उनके पास पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर दोनों आएगी। और फिर उसके बाद जो कैपिटलिज्म है, जो एक्सप्लॉइटेशन है, ये खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट स्टेज आएगी कम्युनिज्म। तो कम्युनिज्म इज ए क्लासलेस सोसाइटी, इसमें किसी तरह की कोई क्लास नहीं है, क्योंकि हर एक जो पर्सन है उनको उनके इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से उनको मिल रहा है। सो ये डिफरेंट स्टेजेस है जिनके थ्रू सोसाइटी मूव करती है। नाउ फिर जर्मन फिलोसफी की बात करते हैं, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। तो यहाँ पे कैपिटलिज्म के अंदर भी वही कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि कुछ जो जो डोमिनेंट कम्युनिटी है, रूलिंग क्लास है, उनके पास इनॉर्मस वेल्थ है, जबकि बाकी जो वर्किंग क्लास है या जो लेमैन है, कॉमन पीपल है, दे आर सफरिंग फ्रॉम पोवर्टी। फिर सिमिलरली टेक्नोलॉजिकली सोसाइटी बहुत आगे बढ़ रही है, बट उसके साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब सिक्योरिटी है। तो इस तरह के इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस जो है, इसकी वजह से ये जो कैपिटलिज्म है वो जो जर्मन फिलोसफी के जो डायलेक्टिक्स में हमने देखा ना, कि यही ऑपोजिट जब आते हैं, ऑपोजिट में कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसी से फिर न्यू स्टेज आएगी। तो इसी से फिर सिमिलरली मार्क्स ने कहा है कि जो कैपिटलिज्म है ये फिर यहाँ से फिर सोशलिज्म की तरफ जाएगा। नाउ द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म इज क्लास स्ट्रगल। तो क्लास स्ट्रगल में जैसे अभी बताया कि ऑपोजिट्स हैं, दो सोसाइटी है, दो क्लीवेजेस हैं, एक तरफ वर्किंग क्लास, एक तरफ कैपिटलिस्ट क्लास, ओनर क्लास। और ये जो जो सोसाइटी है, इनमें इन दोनों क्लासेस के बीच में वो फ्रिक्शंस चलता रहता है, वो स्ट्रगल चलता रहता है। और जो जो सोसाइटी की जो स्टोरी है, इट इज द स्टोरी अबाउट दैट स्ट्रगल। तो यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है, जिसके पास भी इकोनॉमिक पावर रहेगी, जिसके पास भी रिसोर्सेज रहेंगे, उसी के पास पॉलिटिक्स रहेगी। चाहे चाहे यही हम एंशियंट मोनार्की की बात करें, या फिर मिडिवल फ्यूडल सोसाइटी की बात करें, या फिर मॉडर्न कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें, हर एक स्टेजेस में जिनके पास रिसोर्सेज है उन्हीं के पास पॉलिटिकल पावर है। ना जो नेक्स्ट जो डोमेन है वो है साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल। तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने कहा कि जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी इट इज ओनली कंसर्न अबाउट वेजेस एंड प्रॉफिट्स, तो यहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उनका अपने काम से पर्सनल टच जो है वो हट जाता है। क्योंकि एक जब आप कोई किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में होते हैं या किसी भी काम में होते हैं, तो पहली बात तो आपका उस काम के अंदर मन होना चाहिए।
वो इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी पर्सनल होनी चाहिए। आप ज़बरदस्ती वो काम कर रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना है, ज़िंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जो भी आपका काम है, वो आप उसमें ज़बरदस्ती घुसे हुए हैं। फिर सेकंड ये है कि जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, उसके अंदर जो वर्क है, वो बहुत डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। यानी कोई भी जो वर्कर है, अम, कोई भी एम्प्लॉयर जो है, एम्प्लॉय जो है, वो उसको अपने काम के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। भाई, एक सिंपली कहें कि कोई आदमी अपना एक ऐसा काम, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं अपना जो भी काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है इस चीज़ के साथ कि ये मैं अब स्टूडेंट को डायरेक्टली ये चीज़ दे रहा हूँ और डायरेक्टली एंगेज हूँ। लेकिन यही कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करें या मास प्रोडक्शन की बात करें, तो वहाँ पे वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और डिफरेंट वर्कर्स जो होते हैं वो डिफरेंट सेगमेंट्स में काम करते हैं। तो यहाँ पे नहीं पता चलता कि अल्टीमेटली उनका फाइनल प्रोडक्ट क्या है। और अगर उनको पता भी चल जाए, फिर भी उनको उसे उस फाइनल प्रोडक्ट में कुछ इंटरेस्ट नहीं है। उनको बस वो जो जो मैकेनिकल टास्क है वो करनी है, ताकि यही उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से उनको कुछ पैसा मिल जाए। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, द सेपरेशन, इट इज कॉल्ड एलियनेशन। तो एलियनेशन में मतलब ही यही है कि जो लोग जो है वो अपने काम से, अपनी लाइफ से, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी से, रिजल्ट से, इनसे वो बहुत डिटैच हो चुके हैं, क्योंकि कैपिटलिस्ट सोसाइटी इसी तरह से काम करती है। फिर मार्क्स ने चार तरह के एलियनेशन बताए। फर्स्ट, अपने प्रोडक्ट से, कि वर्कर्स को नहीं पता होता है, जहाँ असेंबलीज होती है वहाँ पे नहीं पता होता है कि वो आखिर है ना उनको क्या बना रहे हैं। फिर यह है कि प्रोसेस भी उनके कंट्रोल में नहीं है। जो भी मैकेनिकल रिपीटेटिव टास्क होती है असेंबली वगैरह की, तो उनमें डेली वही मैकेनिकल टास्क करनी पड़ती है। फिर यह है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अनहेल्दी कट थ्रोट कंपटीशन। उसकी वजह से जो सोशलाइजेशन है, जो अटैचमेंट है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, कोऑपरेशन, वो नहीं होता। और फाइनली जब सब चीज़ से डिटैच हो जाते हैं, तो फिर अल्टीमेटली जो लोग जो है, दे ऑल्सो डिटैच फ्रॉम दमसेल्फ, क्योंकि फिर वो अपना जो फुल पोटेंशियल है किसी भी चीज़ में वो नहीं दे पाते। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है। आज के टाइम में किसी को कुछ नया करना हो, कुछ अपने जैसा करना हो, अपने लिए करना हो, तो वो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यही चीज़ मास प्रोड्यूस होती है। तो मास प्रोड्यूस जब वो चीज़ होती है, तो उसके लिए बहुत सारा एफर्ट चाहिए, और वो फिर फुल पोटेंशियल रियलाइज करने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं एक लंबे टाइम तक। और वो है ना, आज की जो कट थ्रोट कंपटीशन वाली लाइफ है, मिजरेबल लाइफ है, जिसमें एक एक पैसा जो है वो इम्पोर्टेंट है, तो उसमें कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगा। फिर वही है कि डिटैचमेंट है। खैर, फिर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मार्क्सिज्म की आइडियाज ऑन स्टेट। सो मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग जो स्टेट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट कंट्रोल द पॉलिटी, तो ये स्टेट जो है, इट सर्व द डोमिनेंट क्लास। जो भी डोमिनेंट क्लास होगी, और डोमिनेंट क्लास वही होगी जिनके पास रिसोर्सेज होंगे। तो यहाँ पे जो ओनर क्लास है, तो जो ओनर क्लास है, इसी के कंट्रोल में जो स्टेट है वो है। क्योंकि यही सेम अगर देखें, जो मार्क्स का जो एक्यूजेशन है, इसको कंपेयर करें डिफरेंट नो लीगल एस्पेक्ट में, तो आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी लॉज हैं, दे प्रोटेक्ट कैपिटल, द ओनर ऑफ कैपिटल। फिर टैक्स सिस्टम जो है, वो फिर जो वर्कर्स हैं, लेमेन्स हैं, उन पे ज़्यादा बर्डन डालते हैं, रिच पे बर्डन नहीं डालते, क्योंकि यहाँ से फिर कैपिटल फ्लाइट का डर रहता है। फिर जो जो पॉलिसिंग है, पॉलिसीज है, लीगैलिटी है, ऑल ऑफ देम दे ट्राई टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, बट अल्टीमेटली दे एंड अप डिफेंडिंग प्रॉपर्टी। और जो लेबर लॉज हैं, जो वर्किंग पावर है, जो वर्किंग क्लास को जितनी भी पावर दी जानी चाहिए, तो अल्टीमेटली वो एम्प्लॉयज़ की जगह एम्प्लॉयर्स को, यानी वर्किंग क्लास की जगह ओनर क्लास को सपोर्ट करती है। तो ये चीज़ भी एक सिस्टेमिक है। बट इसके साथ, इसी चेंज के अंदर, इसी थॉट के अंदर कुछ चेंजेस भी आए हैं डाउन द लाइन। फर्स्ट ये है
कि स्टेट जो है इट हैज सर्टेन रिलेटिव ऑटोनॉमी। और रिलेटिव ऑटोनॉमी मतलब ये है कि स्टेट जो है हमेशा रूलिंग क्लास, ओनर क्लास या जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसके लिए काम नहीं करता, उसके हाथ में टूल नहीं है। यू नो बट स्टेट जिस भी तरह से काम करता है, इवन इफ इट एक्सपेंड्स वेलफेयर, it tries to protect the long term stability of capitalism और long term stability of the system। जो भी सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, सोसाइटी है, तो उसकी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए काम करता है। और यही जैसे ग्रेट डिप्रेशन की बात करें, या 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, या कोविड-19 पैंडेमिक की बात करें, तो आप जानते हैं कि द स्टेट हैड टू इंटरवीन, इसमें पब्लिक वर्क्स, लेबर प्रोटेक्शन, ये सब चीज़ें हुई। फिर नेक्स्ट जो इवोल्यूशन है इन द रोल ऑफ स्टेट, वो ऐसा है कि स्टेट जो है वो फिर एक सिर्फ साइलेंट सर्वेंट नहीं है। स्टेट इट ऑफन मीडिएट्स कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूलिंग क्लास, क्योंकि रूलिंग क्लास के अंदर भी फिर डिफरेंट एलिट ग्रुप्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, फाइनेंसर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं, कॉरपोरेशंस हैं। तो ये डिफरेंट डोमेन्स हैं। तो इनके अंदर भी अगर कोई फ्रिक्शन होता है तो उनमें मीडिएटिंग रोल जो है वो स्टेट का होता है, क्योंकि अल्टीमेटली फिर उसको जो जो सिस्टेमिक इंस्टेबिलिटी है उसको बैलेंस करना पड़ता है। और फिर जो स्टेट का काम जो है पॉपुलर प्रेशर, यानी जो मास प्रेशर होता है, पीपल जो होता है, स्टेट हैव टू लिसन टू द पीपल, क्योंकि अल्टीमेटली लोग ही हैं, है ना। ये चीज़ जो कैपिटलिस्ट क्लास है, जो ओनर क्लास है, लैंड ओनर्स हैं, किंग्स हैं, मोनार्कीज हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, सब ये जानते हैं कि अल्टीमेटली इट इज़ द पीपल। क्योंकि अगर कॉरपोरेशंस को रिच रहना है तो उनके लिए उनको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो वो प्रोडक्ट खरीदेगा कौन? लोग ही खरीदेंगे। और अगर लोग मना कर दें तो फिर कॉरपोरेशन है, स्टेट हो गया, किंग्स हो गया, बिजनेस मैग्नेट्स हो गए, इन्वेस्टर्स, किसी के पास वो पावर नहीं है। तो फिर स्टेट को भी जो पॉपुलर प्रेशर है उसमें फिर काम करना पड़ता है, एंड इट हैज़ टू मेक कंसेशंस। फिर नेक्स्ट मार्क्सिज्म का एक और आइडिया है, द डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट। सो प्रोलेटारिएट आपको पता है कि वर्किंग क्लास है। तो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट है ये, वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्सिज्म। सो इसको यू कैन इक्वेट इट टू सोशलिज्म। सोशलिज्म वो स्टेज जब कैपिटलिज्म जो है वो खत्म हो जाएगा और जो वर्किंग क्लास है उनके पास इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी आ जाएगी। तो यहाँ पे ये जो डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट है, इसका मतलब टिरेनी या ऑथोरिटेरियनिज्म नहीं है। मतलब ये पावर किसी एक पर्सन के हाथ में नहीं रहेगी, बट जो वर्किंग क्लास है उनके हाथ में ये पॉलिटिकल कंट्रोल रहेगा, वो भी टेम्पररी। क्योंकि इस डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट, वो सोशलिज्म जो स्टेज है उसमें फिर जो कैपिटलिस्ट स्टेट है ये धीरे धीरे इसको खत्म किया जाएगा। जो कैपिटलिज्म की पावर है वो धीरे धीरे उसको इट विल बी विदर्ड अवे। और जब कैपिटलिस्ट सोसाइटी, उसका इन्फ्लुएंस, उसके जितने भी लिंकेजेस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस, वो सब हटा दिए जाएंगे, तब फिर सोशलिज्म से दिस स्टेज विल प्रोसीड टू द कम्युनिज्म। कम्युनिज्म इज द अल्टीमेट स्टेज, जो कि एक क्लासलेस सोसाइटी है। तो ये है मतलब डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट का। लेकिन ये तो एक थियोरेटिकल एग्जाम्पशन है, बट हिस्टोरिकली इन रियलिटी यही डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट है। इसमें अल्टीमेटली वो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज दिखी, जिसमें political opposition was crushed, power was concentrated in one hand, or in the jaws of a party। जैसे रशिया की बात करते हैं, चाइना की बात करते हैं, तो वहाँ पे पावर जो है इट इज़ हाईली कॉन्सेंट्रेटेड। और फिर उसमें जो सिविल एंड पॉलिटिकल लिबर्टीज जो हैं दे आर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड। तो यहाँ पे यही डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट है। इट वाज अज्यूम्ड और इट मैनिफेस्टेड इन पावर कॉन्सेंट्रेशन। तो फिर इसी के साथ फिर जो मार्क्सिस्ट के डिफरेंट थिंकर्स हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं, उनमें फिर ये डिबेट शुरू हो गया कि क्या यही मार्क्स यही चाहता था, और क्या इकोनॉमिक इक्वालिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी
दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है? फिर क्या जो क्लासलेस सोसाइटी है, जो अनार्किक सोसाइटी है, क्या वो बिना किसी अथॉरिटेरियन मीन्स के एग्जिस्ट कर सकती है? तो फिर जो मार्क्सिज्म है, इट इट कैन से इट अपग्रेडेड इटसेल्फ। यहाँ पे द इवोल्यूशन ऑफ दैट मार्क्सिस्ट थॉट, it it brought together socialism and democracy, दोनों को, इन अ वे कि इकोनॉमिक इक्वालिटी हो बट उसके साथ पॉलिटिकल इक्वालिटी भी हो। तो सोशलिज्म मीन्स इकोनॉमिक इक्वालिटी और डेमोक्रेसी मीन्स पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो जो recent जो ट्रेंड है मार्क्सिज्म के अंदर, it has started supporting democratic socialism, means both political and economic equality, pluralism, civil liberties, decentralization of power and workers participation। फिर इसी मार्क्सिज्म में एक और थॉट देखते हैं, एक नया कैनवस देखते हैं, है ना। दो कैनवस है वैसे तो, एक लेनिनिज्म का है और एक द आइडिया ऑफ अंतोनियो ग्राम्सी है। तो लेनिन का आइडिया जो है, इसके पहले एक ब्रीफ बैकग्राउंड देते हैं कि जो ओरिजिनल मार्क्सिस्ट आइडियाज जो थे, दे इमेजिन कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो कह सकते हैं जो पीक इनइक्वालिटी है वो यूरोप के अंदर है, जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। तो इस सोसाइटी के अंदर, ऐसी सोसाइटी वेस्टर्न यूरोप की, वहां पे इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से, इन वेल्थ डिस्पैरिटी की वजह से, इस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से, वहां पे जो वर्किंग क्लास जो है, they will rise up, they will revolt, and they will establish the the dictatorship of the proletariat, the socialist state। तो यहाँ सिंपल सा थॉट सिंपली कहें वो इसका यही है कि मार्क्स के अकॉर्डिंग जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे, वहीं पे सोशलिज्म, वहीं पे रिवोल्यूशन होगी। बट हुआ ये कि फर्स्ट रिवोल्यूशन जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर नहीं हुई, बल्कि एक अग्रेरियन सोसाइटी रशिया के अंदर हुई, द बोल्शेविक रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे ये फिर एक नया टर्न था मार्क्सिज्म एज अ थॉट के लिए, कि वो सोचते थे कि ये एक वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर होगा, बल्कि यहाँ पे ये जो रिवोल्यूशंस हैं वो नॉन वेस्टर्न एंड कॉलोनाइज सोसाइटी में भी। तो ये जो मॉडल है, ये रिवोल्यूशन जो थी, बोल्शेविक रिवोल्यूशन, द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, वो मार्क्स का वो आइडिया था ही नहीं। क्योंकि रशिया की बात करें तो वहाँ पे ऐसा कुछ था ही नहीं, इट वाज लार्जली अग्रेरियन। फिर वहाँ पे एक मोनार्की थी, ज़्यादातर उसमें लैंडलॉर्ड्स थे और वर्किंग क्लास बहुत कम थी। और यही वेस्टर्न यूरोप की बात करें तो वहाँ पे वेल्थ इनइक्वलिटी बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन, जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो ज़्यादा है, वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन ओनर क्लास के पास बहुत ज़्यादा है, वर्किंग क्लास जो है दे वर इन मिजरेबल स्टेट। तो वहाँ पे वो चीज़ लग रही थी कि रिवोल्यूशन वहाँ होगी, बट जहाँ हुई तो इसका जवाब क्या है? तो सवाल यह है कि क्या यहाँ पे मार्क्स से कोई गलती हुई है उन उन कंडीशंस में रिवोल्यूशन के लिए? क्या मार्क्स ये जो ह्यूमन टेंडेंसी है रिवोल्यूशन की उसको समझ नहीं पाया? तो इसका जवाब जो लेने ने दिया कि नहीं, मार्क्स जो है वो सही था, बट जो मार्क्सिज्म है, जो आइडिया है, इट नीडेड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन ये है कि यहाँ पे जो रशियन रेवोल्यूशन है, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, वो नो गलत नहीं थी, बट ये है, मार्क्स का आइडिया ये था कि जहाँ भी कॉन्ट्रडिक्शंस शार्पेस्ट होंगे वहाँ पे रेवोल्यूशन होगी। क्योंकि अल्टीमेटली कार्ल मार्क्स ने भी वही चीज़ कही। कार्ल मार्क्स ने ये आइडिया ज़रूर दिया वेस्टर्न यूरोप का कि वहाँ पे जो सोसाइटी है उसके अंदर ये डिस्पैरिटीज बहुत ज़्यादा है, कॉन्ट्रडिक्शन ज़्यादा है। लेकिन मार्क्स ने ये दूसरी जगह पे नहीं देखा कि कहीं और भी ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा हो। तो अगर रशियन सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे कुछ ही लॉर्ड्स, है ना, कुछ ही जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके पास
ज़्यादातर पावर थी, बाकी लोगों के पास कुछ नहीं थी। यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस जो है बहुत ज़्यादा हैं। तो ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शन में द वर्कर्स, द peasants, the toiling classes, they revolted against this repression, this तो यहाँ पे मार्क्सिज्म का आइडिया सही था, बट देन यस, ये है कि कॉन्ट्रडिक्शन के हिसाब से ये किसी और सोसाइटी के अंदर मैनिफेस्ट हुआ। फिर उसके बाद जब लेनिन ने जो है इसी इन्हीं मार्क्सिस्ट आइडियाज के अंदर कुछ चेंजेस किए, तो फर्स्ट आइडिया है वैनगार्ड पार्टी। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि लेनिन तक आते आते जो मार्क्सिज्म है, ओरिजिनल मार्क्सिज्म, इन इट स्टार्टेड अडेप्टिंग इटसेल्फ टू द रियलिटीज। क्योंकि फर्स्ट रियलिटी तो ये हो गई कि जो उम्मीद की थी कि रेवोल्यूशन होगी वेस्टर्न यूरोप के अंदर, इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर, लेकिन रेवोल्यूशन हुई एक अग्रेरियन सोसाइटी के अंदर। तो फर्स्ट ये अडेप्टेशन कि रेवोल्यूशन वहां पे होगी जहां पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होगी, जहां पे सबसे ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस होंगे। और फिर इसी के साथ जो सेकंड आइडिया इंट्रोड्यूस किया लेनिन ने, इट वाज वैनगार्ड पार्टी। मार्क्स ने कहा कि जो वर्किंग क्लास है वो जब भी उनके जो एक्सप्लॉयटेशन है वो बढ़ जाएगा, यू नो इट द टाइम द मोमेंट इट रीचेज इट्स पीक, तो तब जो वर्किंग क्लास है दे विल डेवलप दिस टुगेदरनेस, दिस क्लास कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पे मार्क्स का आइडिया अगेन वही है कि मार्क्स ने जो सोसाइटी जो है वो इंडस्ट्रियल सोसाइटी ही, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो सोसाइटी है उन्हीं को स्टडी किया। तो जो मार्क्स के जो आइडियाज जो थे वो उसी के अराउंड थे। और मार्क्स के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की सोसाइटी जो थी, इट वाज क्वाइट कोहेसिव, it was desperate, and the society, it had the means, बट लेनिन ने ये कहा कि जब दूसरी सोसाइटी की बात करते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल सोसाइटी नहीं, इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास नहीं, जो दूसरे वर्ल्ड में जितने भी अदर वेरिएंट्स हैं जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, जहाँ पे जो जो द वेरिएंट्स ऑफ एक्सप्लॉइटेड पीपल, डिफरेंट एक्सप्लॉइटेड पीपल, अब उनके अंदर हम उनको सिर्फ एक्सप्लॉइटेशन की वजह से उनको क्लास कॉन्शियसनेस डेवलप करने के लिए नहीं छोड़ सकते, क्योंकि दे आर सर्टेन लिमिटेशंस कि जो वर्कर्स हैं, उनको सिर्फ छोटे मोटे चेंजेस चाहिए कि उनकी वेज जो है वो ठीक हो जाए। उनके पास जो रेवोल्यूशन है उसके लिए वो उतना टेम्पो, उतना पेशेंस नहीं है। फिर ये है कि अगर स्टेट जो जो स्टेट विच इज ऑलरेडी वर्किंग इन द फेवर ऑफ रूलिंग क्लास, तो अगर स्टेट रिप्रेस करेगा कोऑर्सिवली, मिलिटरीली, तो फिर यही जो वर्किंग क्लास है ये उस चीज को नहीं झेल सकते। यहाँ पे वर्कर जो है लेनिन के हिसाब से पेजेंट्स। नाउ मार्क्स का आइडिया सही था। जो कोहेसिव वर्किंग सोसाइटी है, जो इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लासेस हैं, दे आर कोहेसिव, दे आर टुगेदर, दे आर फ्लॉक टुगेदर। तो वो जो है ये इस रिप्रेशन को भी झेल सकते हैं, देन दे कैन सस्टेन द रिवोल्यूशन। ये मार्क्स का आइडिया था। बट लेनिन जो है ग्राउंड रियलिटी पे आया है कि जो दूसरी सोसाइटी है जहाँ पे लोग, एक्सप्लॉइटेड लोग, अपने अपने लिए लड़ना चाहते हैं, वो फिर रेवोल्यूशन तक वो नहीं झेल सकते वो। और फिर प्रोपेगेंडा भी है। तो ऐसे में लेनिन ने कहा कि अगर, है ना, सिर्फ सारे वर्कर्स पे ये बात छोड़ने के लिए कि आप लोग जो है खुद अपने आप ट्रेन हो जाओ, टुगेदर, कम टुगेदर एंड बिल्ड द मोमेंटम, उसकी जगह पे लेट्स क्रिएट a group of people, a vanguard party, which are disciplined group of revolutionary। और यही लोग जो हैं ये फिर वर्कर्स को एजुकेट करेंगे, उनको मोबिलाइज करेंगे, दे विल प्रोवाइड लीडरशिप। तो यहीं पे ये जो जो रशियन रेवोल्यूशन है उसके अंदर बोल्शेविक जो है वो दे एक्टेड एज द वैनगार्ड पार्टी। फिर नेक्स्ट, और जो मार्क्सिस्ट आइडिया के अंदर एक और नई रियलिटी है विच इज अनइवन डेवलपमेंट। सो कार्ल मार्क्स का आइडिया ठीक ठीक था कि एक जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी के अंदर कैपिटलिस्ट आर रिच एंड वर्किंग क्लास आर पुअर एंड एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, लेकिन डिफरेंट वर्जन ऑफ सोसाइटी भी एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ पे उन जो डिफरेंट सोसाइटीज हैं, दोज आर सोसाइटीज ऑफ अनइवन डेवलपमेंट। तो
ऐसी सोसाइटी के अंदर जो यू नो जो रिवॉल्यूशन है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो ऐसी सोसाइटी जहाँ पे अनइवन डेवलपमेंट है, जहाँ पे सिर्फ एक कोहेसिव एक यूनिफॉर्म सोसाइटी नहीं है, वहां पे फिर अलायंसेस बनेंगे। जैसे जिस सोसाइटी के अंदर वर्कर्स एंड पेजेंट्स हैं, तो अब ये दोनों वर्कर्स एंड पेजेंट्स जो हैं सिमिलरली दोनों है जो है दोनों ही एक्सप्लॉइटेड है, देन दोनों दे कैन कम टुगेदर एंड चैलेंज ऑल फॉर्म्स ऑफ डोमिनेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। फिर नेक्स्ट जो आइडिया है लेनिन का, विच इज अबाउट इंपीरियलिज्म। तो यहीं से फिर जो मार्क्सिज्म है, एंड इट स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग और इट स्टार्टेड being accepted in colonial and post-colonial society. So imperialism को लेनिन ने कहा it is the highest stage of capitalism, highest stage of making profits. तो imperialism आप जानते हैं, जब दूसरी कॉलोनीज जो है वहां पे जाके उन लोगों को एक्सप्लॉइट करना। तो जो मार्क्स के टाइम जो है, जो कैपिटलिज्म जिस तरह से चल रहा था वो ये था कि जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पे मास प्रोड्यूस गुड्स हैं उनको बेचना, और जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके कंपटीशन रहना, बस यही एक सिंपल फॉर्म था। लेकिन लेनिन के टाइम तक आते आते कैपिटलिज्म जो है इट हैड बिकम अगली एंड इट बिकम सीवियरली एक्सप्लॉइटेटिंग। तो यहाँ पे फिर मोनोपोलीज शुरू हो गई, फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो आना शुरू हो गया। और फिर उसके बाद जो ये जो इम्पीरियस टेंडेंसीज है, एक्सपेंशनिज्म है, वो भी शुरू हुआ डिफरेंट कॉलोनीज के अंदर। वो उनको एक्सप्लॉइट करने लग गए। तो यहाँ पे जो कैपिटलिज्म है, जो बेसिक कैपिटलिज्म, वो धीरे धीरे अब वो एडवांस कैपिटलिज्म बन गया। जो कॉलोनीज जो थी एनी वेस्टर्न सोसाइटी की, अब उनको फिर मार्केट भी मिल रहा था, रॉ मटेरियल भी मिल रहे थे, तो कॉलोनीज से तो उनको ज़्यादा फायदा था, है ना। इंडिया से रॉ मटेरियल जो है वो लेके जा रहे हैं और वापस इंडिया के अंदर ही फिनिश गुड्स बेच रहे हैं। तो रॉ मटेरियल एक तरह से उन, है ना, एक एग लेइंग गूज हो गया उनके लिए। फिर जो नेक्स्ट मार्क्सिज्म थॉट देखते हैं वो है द आइडिया ऑफ अंतोनियो ग्राम्सी, कल्चरल हिगेमनी। तो अब ये सवाल धीरे धीरे मार्क्सिस्ट थॉट में आने लग गया, मार्क्सिस्ट एंड लेनिन के बाद, कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, जो एडवांस सोसाइटीज हैं जहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन अभी भी चल रहा है, तो वहाँ पे रेवोल्यूशंस जो हैं वो बार बार फेल क्यों हो रही है। तो इसका आइडिया दिया अंतोनियो ग्राम्सी ने, कि ये आइडिया जो है, जो रिवोल्यूशन है, अल्टीमेटली ये फेल हो रही है बिकॉज ऑफ कल्चरल हिगेमनी। तो इसमें ये है कि जितनी भी ये सोसाइटीज हैं, एडवांस सोसाइटी हो गया, इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गया, मॉडर्न सोसाइटी हो गया, डेवलप्ड सोसाइटी, तो इन सब के अंदर जो लोग जो हैं वो किसी भी आइडिया, किसी भी वे ऑफ लाइफ, किसी भी लाइफस्टाइल को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको उस इनइक्वालिटी को, उस एक्सप्लॉइटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये सिस्टम उनके लिए नॉर्मल है। तो यानी यही एक्सप्लॉइटेशन, यही इनइक्वालिटी, यही लाइफस्टाइल, इट इज इनबिल्ट इनटू दैट सिस्टम, इट इज सिस्टेमिक। तो ये फिर इसका जवाब दिया ग्रामसी ने, कि आखिर ये जो पावर इम्बैलेंस है इसको किस तरह से नेचुरल बनाया गया। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दिया हिगेमनी, कल्चरल हिगेमनी, कि जिसमें जो रूलिंग क्लास है, जिनके पास पावर है, वो कंसेंट के थ्रू ये इस जो आइडियाज है, ये इनइक्वलिटी है, ये पावर इम्बैलेंस है, उसको नेचुरल बनाते हैं। अभी कंसेंट जो है इसका मतलब ये है कि आप जो भी नई जनरेशन आती है, तो अगर शुरू से ही अगर वो उस आइडिया को दिन रात हर जगह पे देख रही है, तो फिर वो उस आइडिया को नेचुरली एक्सेप्ट कर लेगी। जैसे जो भी पैदा होते हैं, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के 100 साल बाद जितने भी लोग पैदा हुए, तो उनको इनइक्वलिटी जो है वो नेचुरल दिखी, कि सोसाइटी के अंदर ऐसा ही होता है कि कुछ लोग जो है जिनके पास बहुत पैसा होता है, कार होती है, और कुछ लोग गरीब होता है। और जो पॉवर्टी कहीं भी दिखी, इट वाज a personal failure, फेलियर टू
अचीव द स्टैंडर्ड्स। और वेल्थ, जो भी वेल्थ डिस्पैरिटीज होती है, जो भी रिच एंड पुअर के बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं, एक सीईओ की जो भी उसकी इनकम है, या फिर एक बिजनेसमैन के जितने भी प्रॉफिट्स हैं, ऑल ऑफ देम दे अपीयर डिजर्विंग। तो ये जो जो आइडियाज हैं, वी दे आर कंसेंसुअल। लोगों ने ये आइडियाज एक्सेप्ट कर लिए हैं, तो इस तरह से ये जो बैलेंस, पावर इम्बैलेंस जो है, इट इज वर्किंग साइलेंटली। और फिर ग्राम सिंह ने ये बताया कि रूलिंग क्लास ये आइडियाज सस्टेन कैसे करती है, कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो डे टू डे बेसिस पे लोग देखते हैं, जिनकी बात मानते हैं, ज़्यादातर जो है, जो जो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, से जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, स्कूल, तो स्कूल डिफाइन करता है जो मेरिट के, सक्सेस के, इनइक्वलिटी, कंपटीशन, इन सब के स्टैंडर्ड्स जो है वो स्कूल बताता है, कॉलेज बताते हैं। फिर मीडिया के अंदर ही देखते हैं, सोशल मीडिया वगैरह के अंदर, कि क्या इन्फ्लुएंस करता है, क्या मैटर करता है, क्या सक्सेस है, क्या लाइफस्टाइल है, क्या हैप्पीनेस है। और रिलीजन के अकॉर्डिंग फिर मोरालिटी क्या है। फिल्म्स, पॉपुलर कल्चर, म्यूजिक, बुक्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, इन सब के अंदर फिर वही है कि लोगों के जो चीज़ें हैं वो सब इन्फ्लुएंस होती है। दिस इज नैरेटिव। सो लोगों को एक अलग ही नैरेटिव दिखाया जाता है, द नैरेटिव ऑफ द रूलिंग क्लास, या रूलिंग क्लास जो भी नैरेटिव दिखाना चाहती है, एंड पीपल एक्सेप्ट दिस नैरेटिव एज नेचुरल, एंड दैट्स हाउ दिस पावर इम्बैलेंस बिकम सिस्टेमिक। फिर नेक्स्ट आइडिया आता है कि अगर इस नैरेटिव से, इस सिस्टेमिक इनइक्वलिटी से बाहर आना है तो करना क्या होगा। तो इसमें फिर ग्राम सिंह ने दो आइडिया दिए। एक होता है वॉर ऑफ मूवमेंट विच इज रिवोल्यूशन, एंड सेकंड होता है वॉर ऑफ पोजीशन। तो यह है कि अब रेवोल्यूशन करने के लिए लोगों को पता तो होना चाहिए ना कि दे आर एक्सप्लॉइटेड एंड देन दे हैव बीन फूल्ड बाय दिस नैरेटिव। तो ये जो मूवमेंट है, जब ये लोगों को ये चीज समझ में आने की, दे आर इन दिस नैरेटिव ट्रैप, and they have accepted the this power imbalance, the systemic inequality as natural, because यही चीज उनको बार बार दिखाई जा रही है शुरू से। तो ये समझ आने के लिए उनको फिर जो भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, उनको फिर धीरे धीरे ये जितने भी लोग हैं, उनको ये चीज बतानी पड़ेगी। उनको इस अंडरस्टैंडिंग पे आना पड़ेगा। और जो कल्चर है, जो नैरेटिव है, द नैरेटिव मस्ट बी चेंज्ड। और ये काम जो है, ये नैरेटिव चेंज करने का काम, ये इंटेलेक्चुअल्स का है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल मीन्स वो लोग जो ऑर्गेनिकली, नेचुरली डेवलप होते हैं, नेचुरली इन चीज़ों को देखकर ऊपर की तरफ आने लगते हैं, उनको ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी हो गया, नेल्सन मंडेला हो गया, ये सब। तो फिर ये जो इंटेलेक्चुअल जो है, ये जो लीडर्स जो है, ये फिर दे विल चैलेंज द डोमिनेंट आइडियाज, दे विल चैलेंज द नैरेटिव, देन दे विल कम अप विद द ऑल्टरनेटिव। और इसी तरह से फिर ये जो वॉर ऑफ मूवमेंट जो है, ये और वॉर ऑफ पोजीशन, ये सामने आएगा। वॉर ऑफ पोजीशन का मतलब यही है कि किस तरह से ये नैरेटिव चेंज होगा और एक ऑल्टरनेटिव इक्वल सोसाइटी सामने आएगी। So this is it. Thank you.